नमस्ते। इस वक्त हम बड़े कठिन दौर से गुजर रहे हैं। चारों तरफ कोविड-19 का कहर छाया हुआ है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब सलामत हैं। आप और आपके परिवारजन सब लोग सुखी हो, सलामत रहे। ऐसे माहौल में मार्केट के ऊपर बात करना या न करना वो एक दुविधा थी, बट हमने सोचा कि मार्केट के ऊपर बात करनी जरूरी है, बिकॉज क्राइसिस टाइम में सबसे ज्यादा गाइडेंस की जरूरत होती है। उसी नियम को ध्यान रखते हुए ये मंथली मार्केट आउटलुक प्रेजेंट कर रहे हैं। अगर ग्लोबल इकोनॉमी की बात देखें तो वहां पे जैसे पिछले बार बताया था, वैसे प्रिंटिंग प्रेस चालू है। यूएस, यूरोप, जापान सब लोग धनाधन करेंसी प्रिंट कर रहे हैं। ऑब्वियसली जब इतनी तेजी से पैसा प्रिंट होगा तो इकोनॉमी भी अच्छा करेगी। जैसे आपको स्टेरॉइड्स मिलता है तो आपकी हेल्थ अच्छा करती है, वैसे ही फाइनेंसिंग के स्टेरॉइड्स ने यूएस इकोनॉमी को ऊपर ला दिया है। ऑब्वियसली ये जो पैसा प्रिंट हो रहा है उसके लिए कर्जा लेना पड़ रहा है और पूरा ग्लोबल डेट टू जीडीपी रेशो माउंट एवरेस्ट की तरह नई ऊंचाई पे पहुंचा है। जब आप सरकार इतना पैसा छापती है तो ऑब्वियसली जो सिटीजन्स है उनके पास बचत होती है, उनके पास सेविंग्स होती है। आज की तारीख में एक्सेस सेविंग्स सारी डेवलप मार्केट में बहुत ज्यादा हुई है लोगों के पास। जब सेविंग्स बढ़ती है तो उसे कहीं ना कहीं निवेश करना जरूरी होता है और इसीलिए ग्लोबल इक्विटी मार्केट और ग्लोबल डेट मार्केट में अब तक का सबसे ज्यादा पैसा आया है। पैसा जब आता है तो कठिन से कठिन समय में भी मार्केट गिरता नहीं है। एंड यही चीज हमने यूएस और यूके मार्केट में देखी कि पैसे के बलबूते पे मार्केट टिका रहा। इसके साथ साथ पैसा कमोडिटीज में भी जा रहा है और कमोडिटी मार्केट में एक ऐसी अभूतपूर्व तेजी देखने को मिली है जो आज तक हमने शायद 70 के दशक में ही देखी थी। जब कमोडिटीज की प्राइस बढ़ती है तो महंगाई का डर भी बढ़ेगा और यह चार्ट दिखाता है कि लोगों को महंगाई का दर बढ़ने की आशंका है। महंगाई के दर बढ़ते हैं तो ब्याज के दरों में बढ़ोतरी होना स्वाभाविक है और यह चार्ट दिखाता है कि धीरे धीरे करके लोग फेड रेट में इंक्रीज होने की उम्मीद कर रहे हैं। बट फेड खुद दुविधा में है। एक दिन जब जेनेट येलेन बिस्तर के लेफ्ट साइड से निकलती है तो कहती है कि रेट्स में हैव टू राइज समवॉट टू कीप इकोनॉमी फ्रॉम ओवरहीटिंग। जब राइट साइड से खड़ी होती है तो कहती है कि वी आर नॉट प्रिडिक्टिंग हायर इंटरेस्ट रेट्स। फेड खुद इस कश्मकश में है, ब्याज की दर बढ़ाए या महंगाई की दर बढ़ने दे। इसी चीज को भारतीय अर्थव्यवस्था पे देखे तो मार्च तक अपनी इकोनॉमी बड़ी अच्छी तरह चल रही थी। मॉनसून नॉर्मल आने की उम्मीद थी। समर क्रॉप, खरीफ क्रॉप पिछले साल के मुताबिक ज्यादा सोइंग में था। एक्सपोर्ट्स मोमेंटम बनाए रखा था। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई पॉजिटिव थी। जीएसटी कलेक्शन ऑल टाइम हाई 1,41,000 करोड़ पे पहुंचा हुआ था। ई-वे बिल जनरेशन भी काफी अच्छी तरह बढ़ रहे थे। ट्रैक्टर सेल्स जो रूरल इकोनॉमी का अंदाजा देते हैं वह भी धड़ल्ले से बिक रहे थे। एंड मार्च के डेटा के ऊपर ऐसा लग रहा था कि भारत इमर्जिंग मार्केट में अग्रिम पंक्ति पे खड़ा है। हालांकि ईश्वर को कुछ और मंजूर था और सेकेंड वेव ऑफ कोविड इन्फेक्शन बड़ी जोर से हमारे पे आया। मार्च तक कोविड इन्फेक्शन काबू में था, बट अप्रैल में वो धड़ल्ले से बढ़ा। कुछ हद तक लोगों ने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर छोड़ दी, कुछ हद तक ये म्यूटेशन वायरस को मोर ट्रांसमिटिव बना दिया। जो भी किस्सा हो, बट कोविड-19 के केसेस पिछले साल की रफ्तार के हिसाब से 4 गुना बढ़ने लगे।
अगर आप भारत का नक्शा देखें तो धीरे धीरे स्थिति काबू में आती हुई दिखती है। 27% जिलों में दैनिक मामलों ने अपने दूसरे पिक से नीचे जाने की यात्रा शुरू कर दी है। हालांकि इस वायरस को कंट्रोल करने के लिए रीजनल रोटेशनल लॉकडाउन चालू हो गए। तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, राजस्थान, महाराष्ट्र, ऐसे बहुत सारे राज्यों में कोविड-19 के रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस आने लगे और उस वजह से मोबिलिटी इंडिकेटर अप्रैल के धीरे धीरे नीचे आने लगे। सेकेंड वेव की फेरोसिटी इकोनॉमिक इंपैक्ट के ऊपर इस चार्ट में बड़ी बखूबी दिखती है। 95.1 लेवल पे इकोनॉमिक एक्टिविटी थी, वो आज गिरती गिरती 75 के लेवल पे आ गई है। सो ऑब्वियसली कोविड-19 के रिस्ट्रिक्शनों ने इकोनॉमिक एक्टिविटी को इम्पैक्ट किया है। यह चार्ट भी कोविड-19 के कारण अर्थव्यवस्था पर जो इम्पैक्ट हो रही है हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर की, वो दिखा रहा है। यह चार्ट भी उसी चीज को मैग्नीफाई कर रहा है। इसका सीधा जो इम्पैक्ट है वो अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर है, और जो एम्प्लॉयमेंट प्री कोविड लेवल से ऊपर आ गई थी वो अब वापस नीचे जाने लगी है और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगी है। ऑब्वियसली इस वक्त अर्बन इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, रूरल इंडिया में थोड़ी कम है। इस क्राइसिस को हम कैसे पसार कर सकते हैं, कैसे गुजार सकते हैं? एक, हमें हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को रैंप अप करना पड़ेगा। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, ऑक्सीजन टैंक, ये हम पूरी दुनिया से खरीद रहे हैं और दुनिया के 40 से ज्यादा देश हमें दे भी रहे हैं। मेडिकल ऑक्सीजन की प्रोडक्शन 4 गुना बढ़ गई है। रेमडेसिविर की प्रोडक्शन तकरीबन 3 गुना बढ़ने लगी है। वैक्सीनेशन में भी इंक्रीज हो रही है। सो जैसे जैसे हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा वैसे वैसे इस परिस्थिति को हम काबू में ले पाएंगे। दूसरा, रीजनल रोटेशनल लॉकडाउन है। पूरे देश को बंद करे, उससे अच्छा जहां जहां पे कोविड-19 का कहर है वहीं पे बंद करे तो अच्छा रहेगा। तीसरा, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है। हम डबल मास्क पहने, हम हाथ धोए, हम लोगों से सोशल डिस्टेंस बना के रखे तो ऑब्वियसली कोविड-19 कंट्रोल में आएगा। एंड फाइनली, वैक्सीनेशन क्रिटिकल है। दुनिया में एक्सपीरियंस है कि जैसे जैसे वैक्सीनेशन हुआ है वैसे वैसे यह कोविड-19 काबू में आ रहा है। अगर वैक्सीनेशन को देखें तो अप्रैल के महीने तक हमने तकरीबन 16 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी थी। आज की तारीख में यह नंबर बढ़ के 17.5 करोड़ हो गया है। मई के महीने में 90 मिलियन या 9 करोड़ वैक्सीन बनाने की उम्मीद है। वो धीरे 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 बढ़ती हुई 27 करोड़ वैक्सीन अक्टूबर के महीने तक पहुंचने की उम्मीद है। जब हम उस लेवल पे वैक्सीनेशन कर पाएंगे तब ऑब्वियसली पूरे भारत में हम सारे पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर पाएंगे और ऑटोमेटिकली कोविड-19 कंट्रोल में आ जाएगा। उम्मीद है कि दिसंबर के अंत तक 56% पॉपुलेशन 2 टीका लगा के वैक्सीनेट हो जाएगा। यही चीज को इक्विटी मार्केट में देखे तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में मोटा मोटा बेरिंग फ्यू सेक्टर, पिछले कैलेंडर ईयर से जनवरी से लेके अप्रैल तक मोटा मोटा सारे सेक्टर ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। स्मॉल एंड मिड कैप ने लार्ज कैप से अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और बेरिंग, मीडिया, एफएमसीजी एंड रियल एस्टेट, ऑल अदर सेक्टर्स हैव डिलीवर्ड ग्रेट रिटर्न। सबसे ज्यादा रिटर्न मेटल्स एंड सिक्लिकल सेक्टर्स में आया है, जिसमें बढ़ती हुई कमोडिटी के दाम की वजह से इंडेक्स तकरीबन 50% के आसपास ऊपर आया है। गोरो का बाइंग भारत में चालू है। पिछले 12 महीनों में उन्होंने तकरीबन $35 बिलियन का निवेश किया है।
फोर्थ क्वार्टर अर्निंग्स मोटा मोटा एक्सपेक्टेशन के अनुसार है। निफ्टी में 16 कंपनी ने अनुसार 12 कंपनी ने एक्सपेक्टेशन या उससे ज्यादा परफॉर्मेंस दिया है। निफ्टी मिड कैप 100 में 15 कंपनी ने एक्सपेक्टेशन या अनुसार रिजल्ट दिए हैं, और निफ्टी नेक्स्ट 50 में 6 कंपनी ने एक्सपेक्टेशन या उससे ऊपर परफॉर्मेंस दिया है। हमारे हिसाब से इस वक्त मार्केट का माहौल कोविड-19 के ऊपर रहेगा। कोविड-19 के केस बढ़ते हैं, लॉकडाउन की र्यूमर आती है, लॉकडाउन अनाउंस होता है तो मार्केट गिरेगा। वैक्सीनेशन की सक्सेस होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी में लॉकडाउन से रुकावट नहीं होगी, फिस्कल या मॉनेटरी स्टिमुलस की अनाउंसमेंट होगी तो मार्केट पॉजिटिव रहेगा। हमें लगता है अगर कोविड-19 की वजह से करेक्शन आता है तो वह एक अपॉर्चुनिटी होगी अपने इक्विटी एलोकेशन को बढ़ाने की। करेक्शन हर साल मार्केट में आता है कोई ना कोई कारण से, बट उसके बाद मार्केट काफी तेजी से ऊपर आ जाता है। वैल्यूएशन वाइज अगर हम बोले तो हमें लगता है इस वक्त मार्केट में न्यूट्रल वेट टू इक्विटी रखना चाहिए। वैल्यूएशंस क्वाइट रीजनेबल है एंड इसीलिए न्यूट्रल वेट टू अलोकेशन विल बी बेटर। बट यहां से अगर एक करेक्शन होता है तो ये करेक्शन विल बी एन अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट। मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो अगर देखें तो हमारा मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो 96% के आसपास है। हमारी लॉन्ग टर्म एवरेज 76% के आसपास है। 96% 76% के सामने महंगा दिखता है, ज्यादा दिखता है, बट ग्लोबल मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो 128% है। 128% के सामने 96% रीजनेबल रखता है, इसलिए हमें इस वक्त इक्विटी के ऊपर न्यूट्रल एलोकेशन का कॉल दिया। अगर आप प्राइस टू अर्निंग या प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तब भी हम मोटा मोटा अपनी फेयर वैल्यू के आसपास है। सबसे अहम चीज किसी भी कंपनी में प्रॉफिटेबिलिटी की है। एंड अगर आप देखें तो जून क्वार्टर में लास्ट ईयर जब अनाउंस हुआ था लॉकडाउन तो प्रॉफिटेबिलिटी बड़ी जोर से गिरी थी, 32,000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट रहा था। सितंबर में उससे तकरीबन 7 गुना प्रॉफिट बढ़ के 1,76,000 करोड़ हुआ। दिसंबर में जून क्वार्टर से तकरीबन 7.5 गुना बढ़ के 2,09,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। अगर आप ट्रेलिंग बेसिस पे निफ्टी को देखें तो वो तकरीबन 41 के पीई पे चल रहा है, और फॉरवर्ड बेसिस पे देखें तो 23 के पीई रेशो पे चल रहा है। हमें लगता है कि सेविंग्स कॉर्पोरेट प्रॉफिट बढ़ता रहेगा और इसलिए मार्केट एक रीजनेबल वैल्यूएशन के ऊपर है। इस वक्त हमारा व्यू है मार्केट में कि ओवरवेट रही है स्मॉल एंड मिड कैप में और मार्जिनल अंडरवेट रही है लार्ज कैप में, और ओवरऑल इक्विटी एलोकेशन आप न्यूट्रल वेट रखिए। हमने हमेशा एसआईपी को पुश किया है इक्विटी में निवेश के लिए। एंड अगर आप हमारे फैमिली ऑफ फंड्स को देखें तो ज्यादातर इक्विटी फंड्स इस वक्त डबल डिजिट एसआईपी रिटर्न दे रहे हैं। ये हमारा लार्ज कैप फंड है कोटक ब्लू चिप। अप्रैल 21 के टाइम्स को देखिए, सारे के सारे पीरियड में ना हमने डबल डिजिट रिटर्न दिए हैं, बट ऑलमोस्ट और हर समय में पॉजिटिव अल्फा भी जनरेट किया है। अगर आप हमारे लार्ज एंड मिड कैप फंड को देखें, सेम रिजल्ट, डबल डिजिट रिटर्न, पॉजिटिव अल्फा। आप हमारे इमर्जिंग इक्विटी को देखें जो मेरे कलीग पंकज टिब्रेवाल चला रहे हैं और इस कॉल में शामिल है, डबल डिजिट रिटर्न एंड पॉजिटिव अल्फा। टैक्स प्लान, डबल डिजिट रिटर्न एंड पॉजिटिव अल्फा। जब शोरगुल चल रहा है कि इक्विटी फंड में पॉजिटिव अल्फा नहीं है,
आप ये परफॉर्मेंस लोगों को दिखा सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं कि जितना मीडिया में आए वो सच हो वैसा जरूरी नहीं है। इक्विटी में इस वक्त कहां पे निवेश करना चाहिए? वेल, एक मैं रिमाइंड करना चाहूंगा हमारे ग्लोबल फंड्स के बारे में। कोटक पायोनियर एक ऐसा फंड है जिसमें अप टू 35% हम ग्लोबल टेक्नोलॉजी फंड में निवेश कर सकते हैं और आपको लोकल एंड ग्लोबल दो लोगों का अनुभव मिलेगा। कोटक ग्लोबल इमर्जिंग फंड 100% फंड ऑफ फंड है सीआई सिग्नेचर इमर्जिंग मार्केट में, और उसने भी अच्छा एक्सपोजर दिया है इमर्जिंग मार्केट के लिए। नैस्डैक 100 पूरा फंड ऑफ फंड है, वो नैस्डैक 100 ईटीएफ में निवेश करता है। और कोटक इंटरनेशनल रीट फंड जिसकी एनएवी आज भी बिलो पार चल रही है, वह ग्लोबल वो एशियन रीट फंड में निवेश करता है। इस वक्त निवेश के लिए हम कोटक पायोनियर फंड को आपके सामने रखेंगे। सिंस इंसेप्शन इन अक्टूबर 19 it has delivered 35% compounded return and alpha of almost 12%। अपने बेंचमार्क इंडेक्स से उसने 12% ज्यादा रिटर्न दिया है। आप अगर शोरगुल देखें तो लोग कहते हैं कि अल्फा जनरेट नहीं होता, और ये एक फंड है जिसने इंडेक्स से 12% ज्यादा रिटर्न दिया है। दूसरा जो हमारा फंड है वो लार्ज कैप फंड है। उसमें भी अनेकों रिस्ट्रिक्शन होने के बावजूद पिछले 1 साल, 3 साल और 7 साल में हमने पॉजिटिव अल्फा जनरेट किया है। तीसरा हमारा फंड है कोटक एसेट एलोकेटर। यह हरफन मौला फंड है, फिल इट, शट इट, फॉरगेट इट काइंड ऑफ फंड। इसमें आप लमसम निवेश करके लंबी अवधि के लिए भूल सकते हैं। फंड मैनेजर अपने हिसाब से उसे डेट और इक्विटी में अलोकेट करता रहेगा। अगर इस फंड का परफॉर्मेंस देखिए, डबल डिजिट रिटर्न है और पॉजिटिव अल्फा है। एक सवाल उठता है कि नीलेश भाई इस वक्त सोने में निवेश करें? हमारे हिसाब से इस वक्त सोने में निवेश करने जैसा है, बिकॉज चाइना बड़ी भारी मात्रा में सोना खरीदेगा ऐसा लोगों का अंदाजा है। अगर चाइनीज गोल्ड बाइंग करता है तो गोल्ड प्राइसेस को वो सपोर्ट करेंगे और ऊपर के लेवल पे लेके जाएंगे। इस वक्त बहुत सारे लोग including our mutual fund distributors are circulating reports on funds not generating positive alpha। तो उनके लिए ये स्लाइड्स है। इंडेक्स फंड खुद इंडेक्स को अंडर परफॉर्म करता है, बिकॉज अनलाइक अदर मार्केट्स जो प्रिंसिपल रिटर्न इंडेक्स के साथ कंपेयर करता है, यहाँ पे हम टोटल रिटर्न इंडेक्स के साथ कंपेयर करते हैं। So average on a 3-year basis, funds have generated almost 1% negative alpha every year. Despite index funds underperforming index, if we look at most of our equity funds, we have been able to generate positive alpha across most of the time periods. On a 1-year basis, Kotak Dex Saver या FlexiCap या Emerging Equity ने benchmark को underperform किया है, बट उसके पीछे कुछ सॉलिड रीजंस है। फॉर एग्जांपल, कोटक इमर्जिंग इक्विटी हैज नॉट इन्वेस्टेड इनटू वन पर्टिकुलर ग्रुप वेयर वैल्यूएशंस आर एक्सेसिव बट प्राइसेस आर कंटिन्यूअसली राइजिंग। इट्स फार बेटर टू टेक अंडर परफॉर्मेंस रादर देन इन्वेस्ट एट हायर एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस। हमारे बाकी के फंड को अगर आप देखें, इक्यू, कॉन्ट्रा, ब्लू चिप, पायोनियर, सबने पॉजिटिव अल्फा जनरेट किया है। अगर आप हमारे एसआईपी रिटर्न का अल्फा देखें, अगेन अक्रॉस मोस्ट ऑफ द टाइम पीरियड्स, मोस्ट ऑफ द फंड्स हैव डिलीवर्ड पॉजिटिव अल्फा। डेट मार्केट की अगर बात करें तो वहां पे आरबीआई बड़ी जोर से लिक्विडिटी बनाए रखा है। उस वजह से ओवरनाइट रेट्स रिपो रेट के आसपास चल रहे हैं।
महंगाई का दर आरबीआई के कंफर्ट लेवल पे रहेगा वैसा लगता है। एंड आरबीआई अलग अलग तरीके अपना रहा है, ओपन मार्केट ऑपरेशन हो, जीसैप हो, और उस वजह से ब्याज की दरें आरबीआई के नियम के अनुसार चल रही है। एफपीआई की एक्टिविटी मार्केट में काफी बड़ी है ऑन द डेट साइड, एंड दे हैव बीन बायर्स। एसडीएल स्प्रेड थोड़ा अच्छा लगता है कंपेयर टू नॉर्मल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और इसलिए हमारे बहुत सारे डेट फंड में हम एसडीएल के ऊपर ओवरवेट है। आरबीआई धुआंधार बल्लेबाजी कर रहा है और ब्याज की दरों को कंट्रोल में रखने के लिए अलग अलग प्रकार के टूल्स यूज कर रहा है। ओवरऑल हमें लगता है कि डेट मार्केट एक रीजनेबल मार्केट रहेगा, वेयर ब्याज की दरें थोड़ी बढ़ेगी बट आरबीआई के कंट्रोल में रह के बढ़ेगी। इस माहौल में डेट फंड में कहां पे निवेश करना चाहिए? वेल, डायनामिक बॉन्ड फंड डेट मार्केट के लिए अच्छा रहेगा। इसमें दीपक अग्रवाल जो हमारा फंड मैनेजर है, सॉरी अभिषेक बिशन जो हमारा फंड मैनेजर है, वो उसको मैनेज करता है और पिछले कई सालों से वो बेंचमार्क को आउटपरफॉर्म कर रहा है। अगर किसी को डायनामिक बॉन्ड फंड में रिस्क नहीं लेना है तो कोटक लो ड्यूरेशन, कोटक क्रेडिट रिस्क फंड या कोटक मीडियम टर्म जैसे फंड में निवेश कर सकता है, जो अपने करस्पॉन्डिंग बेंचमार्क से थोड़ी ज्यादा कैरी दे रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण चीज जो लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेगी कि धीरे धीरे करके जो डेट के निवेशक हैं उन्हें लोअर रिटर्न से खुश रहना पड़ेगा, बिकॉज ब्याज की दरों में काफी कटौती हुई है। वह डेट इन्वेस्टमेंट के भरोसे अपना इन्फ्लेशन को आउट परफॉर्म करने की उम्मीद नहीं कर पाएंगे, और इसलिए उनको हाइब्रिड फंड देना बहुत अच्छा रहेगा। हमारे पास कोटक डेट हाइब्रिड फंड स्कीम है। अगर आप उसका रिटर्न देखें पिछले कुछ सालों का, ऑलमोस्ट हायर सिंगल डिजिट या डबल डिजिट रिटर्न है, और उसके उस परफॉर्मेंस को देखते देखते पिछले साल हमें 176 करोड़ का इनफ्लो मिला है, जबकि पूरी इंडस्ट्री ने डेट हाइब्रिड फंड में 500 करोड़ का आउटफ्लो देखा है। सो कोटक डेट हाइब्रिड फंड वह डेट इन्वेस्टर्स के लिए एक आइडियल फंड रहेगा। अप टू 25% इक्विटी में जाएगा और 75% डेट में रहेगा। दूसरा हमारा फंड है कोटक इक्विटी सेविंग्स फंड। इसमें टैक्सेशन इक्विटी फंड की तरह होता है, और इस फंड का परफॉर्मेंस भी अपने बेंचमार्क से काफी अच्छा रहा। तीसरा बैलेंस्ड फंड है कोटक इक्विटी हाइब्रिड फंड। वह भी मेरे कलीग पंकज भाई चलाते हैं और उसका परफॉर्मेंस भी काफी दमदार रहा है।
म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के खतरों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।